तो आज गोविंद पारिक में हम 107 पेज नंबर पे अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, भेल संहिता। भेल संहिता आप यहीं पे लिखना, पेज जहाँ पे ये लिखा है ना, हेडिंग लिखा है भेल संहिता, वहां आपने लिखा ओज के 12 स्थानों का वर्णन। ओज के 12 स्थानों का वर्णन भेल ने किया है। भेल, इसके लेखक कौन है? महर्षि भेल हैं। काल इनका क्या है? 7th सेंचुरी एडी। फिर विषय वस्तु लिखा, विषय वस्तु की 3rd लाइन में हाईलाइट करना, वर्तमान भेल संहिता 113 अध्याय में उपलब्ध है। 113 113 अध्याय हैं अभी जो भेल संहिता है उसके, 113 आपने हाईलाइट किया। फिर ये भेल का योगदान, यानी उन्होंने क्या क्या चीज अलग मानी है या क्या चीज है जो डिफरेंट वर्णन किया, वो सब बताया। तो फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, रक्त संवहन का विशद विवेचन भेल संहिता में मिलता है, यानी जो ब्लड हमारा जो है वो सर्कुलेट कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट देखना, उससे आगे 3 पॉइंट छोड़ के लिखा है, कुल कुष्ठों की संख्या 18 मानते हुए, इसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट अंडरलाइन करना है। कुल जो कुष्ठ है इन्होंने माने 18, जिनमें से 9 कुष्ठ साध्य और 9 असाध्य इन्होंने बोले। क्योंकि क्या है, सभी आचार्य ने मोस्टली, जैसे चरक की अगर हम बात करें तो उन्होंने काकणक को बस असाध्य बोला है, बाकी सारे साध्य हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह हम अगर सुश्रुत की बात करें, उन्होंने अलग ऐसे साध्यता इतनी ज्यादा तो नहीं बोली ना, इन्होंने ये चीज डिफरेंट बोल दी है कि कुष्ठ 18 भेद हैं, जिनमें से 9 कुष्ठ साध्य हैं, 9 असाध्य। फिर देखना 2-3 पॉइंट छोड़ के लिखा है, शूक नास घृत। शूक नास घृत जो है वो अपतंत्रक की चिकित्सा में प्रयोग करने को बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बोला द्रव्यवान जो रोगी है उसका असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है, ये भेल का मत है। नेक्स्ट 1 पॉइंट छोड़ के लिखा है, पित्त और कफ के वेग को धारण करने से, अगर कोई पित्त और कफ के वेग को धारण करता है तो उसको त्वग दोष, ज्वर, शोफ, छर्दी इनकी उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट इन्होंने धूमवर्ती का प्रमाण 6, 8 और 12 अंगुल बोला है, प्रायोगिक धूमपान के 8 कालमाले हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने मैथुन का वर्णन किया है, ऋतु के अकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए। हेमंत ऋतु में प्रति 5 डेज, इसके पश्चात शिशिर ऋतु में प्रति 7 दिन, वर्षा में 9, शरद में 10, बसंत में 15 और ग्रीष्म में हाईलाइट करना प्रत्येक 1 मास के पश्चात। ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने बोला प्रत्येक 1 मास के पश्चात। नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है, 3 माह के अंतराल से नख और बाल काटने का जो वो निर्देश इन्होंने दिया है। 3 माह के अंतराल में, मतलब 3 महीने बाद एक बार बाल ऐसे या नाखून वगैरह काटने हैं ऐसा। शरद, वसंत और प्रावट को अनुवासन हेतु श्रेष्ठ माना है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला, अभुक्त अवस्था में आपने आमलक का प्रयोग, भुक्त अवस्था में हरित की, और भोजन के परिणाम पर जो है वो विभित्ति लेने का निर्देश इन्होंने किया है। चरक ने थोड़ा डिफरेंट इनसे बोला, वो बोलते हैं जरणांते अभ्याम एकः प्राग भुक्ताद द्वे विभित्के भुक्त्वा तु मधु सर्पिभ्याम चत्वारि आम्लकानि च। भुक्त्वा तु मधु सर्पिभ्याम, खाना खाते ही आमले लेने आपने, ऐसा उन्होंने बोला। जरणांते अभ्याम एका, जब खाना जर्ण पच जाए उसके बाद हरित की लेनी है एक। प्राग भुक्ताद, खाना खाने से पहले 2 विभितक लेने हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला। इन्होंने चेंज कर दिया उस चीज को, इन्होंने बोला अभुक्त अवस्था में आमलक, भुक्त एकदम खाना खाते ही हरित की, और भोजन के पक जाता है जब, तब वो विभितक का प्रयोग। तो पेज नंबर 107 पे सिर्फ हमने 3 चीजें हाईलाइट की हैं कि वर्तमान जो भेल संहिता है उसमें 113 अध्याय हैं, इन्होंने रक्त संवहन का विशद वर्णन किया है, और ग्रीष्म ऋतु में ये जो मैथुन बोलते हैं 1 मास के पश्चात करना चाहिए। 108 पेज नंबर पे यहाँ पे बताया, देखिए पहला पॉइंट है हमारा, भेषज को चतुष्पाद क्रम में इन्होंने सर्वप्रथम गिना और भिषक को अंतिम स्थान पे रखा। तो ये हम तो बता ही चुके हैं, चरक संहिता, वाग्भट संहिता में उन्होंने क्या, भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, उनका क्रम ये है, पहले भिषक होगा, फिर औषध, फिर उपस्थाता, फिर रोगी। इन्होंने क्या किया, भेल ने जो भिषक है उसको उठा के सबसे लास्ट में रखा, बाकी वही क्रम रखा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए 3rd पॉइंट में हाईलाइट करना, जनपदोध्वंस या जनपद विभक्ति अध्याय के अंतर्गत जनमार शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। जनमार,
तो जो आचार्य भेल हैं वो जनपदोध्वंस को जनमार बोलते हैं, हाईलाइट किया आपने। सुश्रुत लिखना मरक, सुश्रुत ने वर्ड यूज किया था मरक, और चरक ने तो जनपदोध्वंस बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट में देखना, अगर वर्षा ऋतु में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो तो भेल उसको जनपदोध्वंस का पूर्व रूप बोलते हैं। नेक्स्ट, जनपदोध्वंस के संदर्भ में बातालिका नामक पीड़िका हाईलाइट करना। बातालिका नाम की पीड़िका होती है जो कक्षा में या वंक्षण प्रदेश पर होना इन्होंने बताया, तो जनपदोध्वंस के अंडर ही उसको इंक्लूड किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक पॉइंट छोड़ के देखिए, प्राणेशना, धनेशना, धर्मेशना हाईलाइट किया है। प्राणेशना, धनेशना और धर्मेशना, तो इन्होंने 3 एशनाएं बोली हैं, तीनों को आपने हाईलाइट किया। यहाँ पे बोला उष्मा, स्वेद, शक्रिन, मूत्र, वात आदि तीनों दोष, स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र, रक्त, इन 10 में प्राण की विशेष स्थिति है। फिर उसके बाद यवागु इन्होंने 8 प्रकार के पथ्य अन्न, 12 प्रकार का और 300 प्रकार की उपनाह का वर्णन किया। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के देखना, हृदय में प्राणों की स्थिति इन्होंने बोली। फिर एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, जल को महारस और अन्न को महाऔषध बोला, हाईलाइट किया आपने। जल को इन्होंने महारस बोला है, अन्न को महौषध। आप यही लिखना, काश्यप के अनुसार काश्यप ने विश्व भेषज बोला है आहार को। आचार्य जो काश्यप है उन्होंने आहार के लिए वर्ड बोला विश्व भेषज, और प्रजापति बोला है अन्न को, प्रजापति अन्न। फिर इस पेज पे देखना, हमारा नीचे से थर्ड पॉइंट है 108 पेज नंबर पे ही, संकर प्रस्तर सेकः नाड़ी द्रोणी जल उदकोष्ठ कुटी, भेद से अष्टविध प्रकार इन्होंने बोले हैं, 8 प्रकार ये बोले हैं जो स्वेदन होता है इस तरीके से। फिर सभी पैतिक व्याधियों में स्वेदन का निषेध बोला। नेक्स्ट, वात में ब्रहण, पित्त में परिशोधन और कफ में प्रच्छर्दन और सन्निपात में विरेचन श्रेष्ठ उपक्रम इन्होंने बोला है। ठीक है, वात वाले को तो आप लंघन कराते ही नहीं हो, क्योंकि वात वाला पेशेंट या वात दोष लंघन को सहन ही नहीं कर सकता। तो वात में ब्रहण, पित्त में परिशोधन, कफ में प्रच्छर्दन और सन्निपात में जो है वो विरेचन को श्रेष्ठ बोला। नेक्स्ट ये बोलते हैं हमारे 109 पेज नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 4th पॉइंट इन्होंने बोला, पूय, मूत्र, शुक्र तीनों के मिलने से उपदंश 4 प्रकार का होता है। पूय युक्त, मूत्र, शुक्र और फिर तीनों के संयोग से, यानी 4 प्रकार के इन्होंने उपदंश बोला। नेक्स्ट ये बोलते हैं, नेत्र में 7 प्रकार के अर्म और अन्यत्र 4 बोले, मतलब बाकी सारे आचार्य अगर आप देखेंगे जैसे सुश्रुत है उन्होंने अर्म 5 बोले हैं हमारे, ठीक है, ये 7 बोलते हैं, और इन्होंने फिर बोला अन्यत्र 4 अर्म ऐसे करके। फिर देखना, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, उपक्षारी और क्षारी भेद से पृष्ठ रोग 2 प्रकार के, ये इन्होंने ही बोले, अंडरलाइन किया आपने इसको, उपक्षारी और क्षारी, ये क्या है, पृष्ठ रोग के भेद हैं, पीठ की व्याधियां 2, उपक्षारी और क्षारी। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के इन्होंने बोला है 7 प्रकार का शलीपद और 7 प्रकार के शुक्र दोष, अलग बोला है ना ये चीज, शलीपद 7 प्रकार का किसी ने नहीं बोला। वैसे तो जैसे आचार्य चरक उन्होंने तो भेदों का वर्णन ही नहीं किया, शलीपद बस ऐसे बोल दिया है, लेकिन इन्होंने तो क्या कहा है, 7 भेद बताए हैं उसके। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कुछ विशिष्ट द्रव्यों के विशेष गुण, तो माश क्या बोला, बहुमल उत्पादन, दधी को शलीपद उत्पादन बोला। चरक ने बोला था दधी शोफम जन्यति, शोफ को करने वाली होती है, स्वेलिंग करती है, इन्फ्लामेशन करती है, इन्होंने शलीपद उत्पादक बोला। पिण्याक को ग्लानि कारक और तक्र को क्षपण वाला बोला है। फिर उसके बाद 4-5 पॉइंट छोड़ने के बाद देखना, यहाँ पे लिखा सभी दुग्धों को अभिसंधि माना, उनमें भी गाय के दुग्ध को विशेष रूप से, ये पॉइंट हाईलाइट करना इनके अकॉर्डिंग, सर्वम दुग्धम अभिसंधिम गव्यम तेभ्यो विशिष्यतः, इन्होंने ये अलग बोला है। जो आचार्य चरक हैं जैसे उन्होंने बोला कि जो दुग्ध है उनमें सबसे श्रेष्ठ का गव्य दुग्ध है, लेकिन गव्य दुग्ध से ज्यादा अभिसंधि है या निद्रा लाने वाला जो होता है हमारा माहिष दुग्ध, उन्होंने बोला ज्यादा अभिसंधि। ये क्या बोलते हैं, सारे ही दुग्ध अभिसंधि है लेकिन उनमें भी गाय का विशेष रूप से। तो ये श्लोक की लाइन आपने हाईलाइट की भेल के अकॉर्डिंग है।
फिर शरीर को मैथुन क्रिया का मूल और फल भी बताया है। मतलब जो मैथुन क्रिया है उसका मूल भी शरीर है, और मैथुन क्रिया से फल भी क्या होगा, शरीर, फिटस बनता है ना, एक इन्फेंट मतलब जो बनेगा, तो शरीर को मैथुन क्रिया का मूल और फल, तो रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, ये हाईलाइट किया आपने। इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं इन दो श्लोकों का कि कौन से आचार्य के अकॉर्डिंग है, तो भेल ने ऐसा बताया। नेक्स्ट एक पॉइंट, 2 पॉइंट छोड़ के देखिए, लिखा है निरंतर गीत गाते रहना पित्तोन्माद का लक्षण, ये बोलते हैं। फिर रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि, मूत्र और पुरुष 90 वर्ष की आयु के पश्चात ये जो है वो मंद हो जाते हैं, इनके लिए बोला है। नेक्स्ट है हमारा 110 नंबर श्लोक। 110 नंबर श्लोक में सेकंड पॉइंट देखना, रंजक पित्त को राजक पित्त नाम से इन्होंने वर्णित किया है। और फिर ये थर्ड पॉइंट तो हाईलाइट कर लीजिए, आलोचक पित्त के बुद्धि विशेषिक और चक्षु विशेषिक 2 भेद माने गए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो आलोचक पित्त है, जैसे वर्णनाचार्य सुश्रुत ने भी किया है, लेकिन 2 भेद जैसे बुद्धि विशेषिक और चक्षु विशेषिक सर्वप्रथम इन्होंने ही वर्णित किए हैं। और जो बुद्धि विशेषिक पित्त है वो हमारा श्रृंगाटक मर्म के पास रहता है, ठीक है, जो सूक्ष्म ज्ञान, स्मरण, धारण, इनमें कारण जो होता है। फिर उसके बाद जठराग्नि का प्रमाण इन्होंने बताया, यहाँ बोला स्थूल काय जो प्राणी है उनमें जठराग्नि होती है यव प्रमाण में, ह्रस्व काय वालों में त्रुटि प्रमाण में, और कृमि कीट पतंगों में वायु मात्र प्रमाण में रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में 10 अंतर गुहा और 10 ही बाह्य गुहाएं बताई हैं। फिर 3 पॉइंट छोड़ के देखना, लिखा है 7 मानस प्रकृतियों को दिव्य काय और 7 शरीर प्रकृतियों को मानुष नाम से इन्होंने वर्णित किया है। और मस्तिष्क और शुक्र का प्रमाण 1-1 अंजलि बोलते हैं शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के देखिए, लिखा है गर्भिणी में किक्किस की उत्पत्ति 7वें महीने में होती है, मगर चिकित्सा इसमें त्रिफला चूर्ण को सश्रुधिर में मिलाकर लेप करने का निर्देश कहा गया है। फिर 2 पॉइंट छोड़ के देखिए, लिखा जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका और कर्ण का प्रमाण जो है वो 6-6 अंगुल होता है वो शतायु है, इन्होंने ऐसा माना। भेल का मत है ऐसा, जिसकी नासिका का प्रमाण, जिसके ललाट का प्रमाण और कर्ण का 6-6 अंगुल है वो ज्यादा शतायु होता है ऐसा। और ज्वर के संदर्भ में 11 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन आया। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ पूछे ना पूछे भेल के अकॉर्डिंग ये तो पूछा ही जाता है, मन का स्थान सिर और तालु के मध्य में, तो सिर तालु अंतर्गत सर्व इंद्रिय परम मन, हाईलाइट किया। सभी इंद्रियों में जो सबसे परम है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो मन है, और मन का स्थान सिर तालु अंतर्गत, सिर और तालु के बीच में। फिर नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट छोड़ के, गृदृषि में सहचर तेल और मूलक तेल के अभ्यंतर प्रयोग के साथ रक्त मोक्षण को प्रशस्त, तो गृदृषि में आपने हाईलाइट किया सहचर तेल और मूलक तेल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 111 नंबर पेज पे, पहला पॉइंट उन्होंने कृष्ण श्वेत, और कृष्ण श्वेत ये पिंडितक मतलब मदन फल के 3 प्रकार इन्होंने बोले हैं। फिर हमारा 2 पॉइंट छोड़ के देखिए, लिखा है प्रत्येक 4 मास के अंतराल पर एक बार बस्ती का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर्व रोगों पर विजय पा लेता है, ऐसा भेल का मत है। नेक्स्ट बस्ती कर्म के लिए मदन फल को श्रेष्ठ बोला इन्होंने। आस्थापन या अनुवासन के जो व्यापद हैं वो 10 बोले, और क्रीड़ा बस्ती नामक जो वाजीकरण बस्ती को श्रेष्ठ रेतो बल कारक बोला। क्रीड़ा बस्ती इन्होंने बताई है, ठीक है। चरक के अकॉर्डिंग जो स्थापन बस्ती के लिए यूज किया गया था सबसे पहले द्रव्य पमार्ग तंडुली अध्याय में, वो पाटला था, तो वो श्रेष्ठ है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखना क्रीड़ा बस्ती नामक वाजीकरण, हम पढ़ चुके। फिर उसके बाद भेल संहिता में कुछ विशिष्ट अध्याय बताए गए हैं, मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा 113 अध्याय है वर्तमान में जो हमें मिलती है, लेकिन ये चैप्टर हैं जो जैसे कई बार रेफरेंस पूछा जाता है, दुंदुभी स्वनीय अध्याय जैसे कौन सी संहिता का है, इसी तरीके से इसका अगर पूछा जाए तो अत्यशीतीय अध्याय, फिर चतुष्पाद भिषक जीतीय, गाढ़ पुरीशीय, ऋतु विभागीय, भोजन विधीय, रोग प्रकृति विनिश्चय, ऋतु विमानम इन्होंने करके बोला। फिर नेक्स्ट है कुछ प्रमुख योग, तो इसमें सेकंड हाईलाइट करना पिपली वर्धमान राजक्षमा,
पिपली वर्धमान योग जो है वो इन्होंने राज्यक्षमा में बोला। आचार्य चरक ने जस्ट रसायन अध्याय है जो वहां पे वर्णन किया था पिपली वर्धमान रसायन, इन्होंने राज्यक्षमा के लिए बोला। नेक्स्ट है उसके बाद शतपाक, फिर दशांग, दाधिक घृत हाईलाइट करना, ये इंपॉर्टेंट है। गुल्म का रोगाधिकार, ये पूछते हैं क्वेश्चन। दाधिक घृत गुल्म का रोगाधिकार है। फिर शिवावर्ती, सुवर्ण, समकचूर्ण, फिर तालीश, पत्रक वटक या प्राणदा वटिका पूछेंगे आपसे अर्श में। तालीश, पत्र वटक या प्राणदा वटिका के नाम से पूछा जाता है, तो वो अर्श में दी है, ठीक है। तो ये हमारा 111 नंबर पेज तक हो गया। तो ये भेल संहिता हमारी कंप्लीट होती है। इसमें एक बार हाईलाइटेड पॉइंट्स हम बोलते हैं, तो भेल संहिता में 113 अध्याय हैं। रक्त संवहन का इन्होंने विशद वर्णन किया। ग्रीष्म ऋतु में बोला है कि जो मैथुन है वो प्रत्येक 1 मास पे करना चाहिए। फिर जनपदोध्वंस को जनमार के नाम से बोला है। और वर्षा ऋतु में वर्षा न होना, हेमंत में ज्यादा वर्षा होना, ये जनपदोध्वंस का पूर्व रूप। जनपदोध्वंस के ही अंतर्गत इन्होंने बतालिका नाम की पीड़िका का वर्णन किया। एषणाएं इन्होंने 3 बोली, प्राण एषणा, धन एषणा और धर्म एषणा। नेक्स्ट, जल को इन्होंने महारस और अन्न को महौषध बोला है। क्षारी और उपक्षारी जो है वो पृष्ठ रोगों के भेद बोले। इन्होंने बोला है सर्वम दुग्धम अभिषंधिम गव्य तेभ्यो विशेषतः। फिर रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम। नेक्स्ट, जो आलोचक पित्त है वो बुद्धि विशेषिक और चक्षु विशेषिक 2 प्रकार का। फिर मन का स्थान शरीर सिर तालु अंतर्गत, गृद्धसी में सहचर तेल और मूलक तेल, राज्यक्षमा में पिपली वर्धमान रसायन, गुल्म में दाधिक घृत, प्राणदा वटिका या फिर तालिश पत्र वटक जो है वो इन्होंने अर्श में बताया।